बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नई हुकूमत यानी निगरान हुकूमत, मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जा रही है, बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, इसने हर कीमत पे जाना है अगस्त में। तो नए निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल है? 3 नाम जो हैं वो फाइनल दौड़ में आ गए हैं। वो 3 नाम कौन कौन है ये बताऊंगा आपको, उनका मेरिट क्या है, कैसे है, कौन है ये लोग, कौन है। फिर दूसरी चीज़ ये, बड़ी गेम इन दुबई में सियासत का गढ़ बन गया है। वहाँ बहुत लोग शामिल हैं, नवाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज भी हैं, और आसिफ जरदारी पहले ही मौजूद थे और अब पहुंच गए बिलावल भुट्टो जरदारी भी। उत्थे की गेम प्यारी। इसके अलावा साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। तो इमरान खान, जिनको मसीहा कहा जाता था, जिनको अमीरुल मोमिनीन, उनके बारे में कुछ इंकिशाफात हैं असतूर ने की। यानी मामला जो है कहीं से कहीं तक बढ़ गए हैं। एक मामला ये भी देखें कि एक नई से नई चीज़ें निकल रही हैं। जैसे जैसे वक्त आगे चल रहा है तो उन पर इल्ज़ामात की बौछार चल रही है और नई करप्शन की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल वो फौजी जो कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा है ना कि जनाब झूठ बेचा जा चुका, अब कड़वे सच की फिक्र करें, यानी बर्दाश्त करने की फिक्र करें। तो वही वाले हालात हैं कि अब कड़वा सच भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। झूठ तो बहुत बिका, यू टर्न भी बहुत हुए, लेकिन क्या है अब ये हालात किधर जा रहे हैं, क्या है, वो 3 नाम कौन से हैं जिन्हें फाइनल किया जा रहा है, उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या होगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। तो बड़ा शोर था कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन पाजी वडी गेम इन दुबई। इन तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक, रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि 3 वज़ीर आज़म यानी शेरवानियाँ तैयार निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए। 10 नाम थे, 10 नामों में से 3 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। वो 3 कौन हैं? पहला नाम है, पहले भी नाम सुना होगा आपने, गौहर एजाज। एक बड़ी शख्सियत हैं और सनतकार हैं, ताजिर हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों के मालिक हैं, और वो जनाब जरदारी साहब के भी पार्टनर हैं, मलक रियाज के भी पार्टनर हैं। तो पहला नाम तो उनका आ रहा है। अब ये कबूल होता है कि नहीं? क्यों कि खाली इनकी मर्जी से नहीं होगा, काबिल कबूल भी तो होना चाहिए ना। वो ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने कहना है यस तो यस, नो तो नो। तो वो एक बात होनी है। तो उनके मामलात ये हैं कि उन पर बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, उन पर मुकदमात भी हैं, और वो बैंकक्रप्ट भी हो चुके हैं। पंजाब बैंक के नादहिंदा भी एक दौर में रह चुके हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? वो एक ऐसी शख्सियत है जिससे लोग आमतौर पर वाकिफ नहीं, क्योंकि निगरान हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर रहे, उसके अलावा भी बड़े ओहदों पर रहे। उनका नाम है शहजादा एहसन अशरफ। इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, इस्टेब्लिशमेंट में इनके बड़े नाम हैं, बड़े ताल्लुकात हैं। इसलिए किस हवाले से कि स्टील मिल पर जब मामला आया तो वहाँ ये चेयरमैन बने, तो उन्होंने 45 दिनों में अपने स्टील मिल को ना सिर्फ चालू किया बल्कि उसके खसारे में कमी की। फिर यूटिलिटी स्टोर में भी मतलब मामलात में आए ये, तो यूटिलिटी स्टोर के भी चेयरमैन रहे, वहाँ भी इन्होंने मामलात को बेहतर किया। तो ये 3-4 बड़े अहम अदारों में इन्होंने खिदमात अंजाम दी। PIA में भी रहे, PIA को भी इन्होंने मतलब खसारे से निकालने की कोशिश की और बेहतरी लाए उसमें। और इन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है, ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा है। लेकिन तीसरे साहब कौन है? तीसरे साहब हैं जनाब मोहसिन बेग साहब। अच्छा, पहले साहब जो है ना गौहर एजाज, इनको साबिक सदर यानी मुफाहमती सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि गौहर बेग इज़ माई सन। तो अब इसी से याद रखें, एक सन और भी है जो वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उसको भी उन्होंने कहा था ये मेरा बच्चा है, बेटा है, मोहसिन नकवी। पहले खबर यही थी कि मोहसिन बेग साहब जो हैं उनका नाम नंबर 1 पे है, लेकिन मोहसिन बेग साहब भी जो है वो भी
मलक रियाज के भी पार्टनर हैं और जरदारी साहब से भी बड़े ताल्लुकात हैं, और वो इमरानी दौर में बड़े ज़ेर अताब रहे, बहुत तशद्दुद किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें पकड़ा गया। और फिर वो जब मुशर्रफ दौर में उन्होंने तारिक अजीज़ जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनसे मिल के जनाब उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी ली थी और मुशर्रफ के नज़दीक हुए थे। फिर उसके बाद इस वक्त जो है वो रोज़नामा जिना के एडिटर हैं और रियाज मलिक के जो है पार्टनर हैं। तो ये भी मामलात भी ऐसे हैं, लेकिन इन पर भी बहुत से इल्ज़ामात हैं, बहुत से मुकदमात थे, बहुत से मामलात हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इनमें से कौन फाइनल होता है, लेकिन कहा ये जा रहा है, ज़रा ये कह रहे हैं कि फाइनल इन्हीं तीन में से एक नाम होगा। नंबर आगे पीछे कर लें, आप एहसन अशरफ को पहला नंबर दे दें, आप मोहसिन बेग को नंबर दे दें, आप गौहर एजाज को, लेकिन जो फ़िलहाल मेरे तक ज़राए ने इतला दी है इस्लामाबाद से, उसमें यही है कि पहला नाम गौहर एजाज का है। अच्छा, गौहर एजाज का नया नाम नहीं है, लेकिन चूँकि उन पर इल्ज़ामात बातें बड़ी हैं तो हर दफ़ा जो ड्राप हो जाता है। वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भी उनका नाम था, लेकिन नहीं सुना है उस पर इन्होंने खुद मुआज़रत कर ली थी, वरना शायद बन ही जाते। अब दूसरी बात ये कि दुबई जो बड़ी गेम की हो रही भाई, बड़ी गेम है, और ये कि इलेक्शन होएगा तो किस होगा, निगरान हुकूमत कराएगी तो क्या होगी, बड़े यानी दो बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अकाबरीन फैसला कर रहे हैं कि जनाब आगे चल के पार्टनरशिप की होएगी, किस तरह बात बनेगी। दोनों उम्मीदवारान हैं वज़ीर आज़म के, लेकिन इनकी जो फ्रेंडली ताल्लुकात हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के, इनको बड़ा भाई कहते हैं जरदारी साहब, और जरदारी साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं कि वो बुरे वक्त में काम आए हैं नवाज शरीफ साहब के, इसलिए सियासी जो है इनकी एक केमिस्ट्री जो है वो मिल गई है। वो कहते हैं रल खाइए वंड खाइए और रल खाइए खंड खाइए, तो वो वाला काम चल रहा है। तो इस तरह मसले मसाइल हैं, तो अब इसको फाइनलाइज किया जा रहा है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन के बाद आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि इलेक्शन वक्त पे होगा, लिहाजा इलेक्शन के बाद ही आएंगे। बहरहाल अभी तो आते नज़र नहीं आ रहे। उनकी तारीखें दी जा रही हैं अगस्त की, 14 अगस्त उनकी पसंदीदा तारीख है, लेकिन उससे पहले जिस तरह अभी उन्हें रिलीफ मिला अदालत से, इसी तरह मज़ीद रिलीफ मिले। अभी उनके खिलाफ मुकदमा भी है, सज़ा भी है, उनको आगे मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल यही है, बल्कि लोग भी यही कह रहे हैं कि वो सितंबर से पहले नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि फ़ारूक अता बंदयाल साहब जो हैं, यानी उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वो रुखसत पे चले, यानी फारिग हो जाए, रिटायर हो जाए, फिर वो आएंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, जिनकी बात आगे है कि वो जो काजी फायज़ ईसा, जिनको बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, सदारती दस्तखत भी उस पर हो गया, और वो ऐसे जज हैं कि अभी देखें 9 रुकनी बेंच से वो खुद निकले और उन्होंने कहा कि जी ये जब तक एक्ट पे फैसला नहीं होता जिस पे हुक्म इम्तनाई दिया हुआ है, जब तक जो भी बेंच बनाया जाएगा वो गैर कानूनी गैर आइनी होगा। तो उनसे तो कोई भी हुकूमत खुश नहीं है। जब फैज़ाबाद वाला मसला था, वहाँ जब धरना धुरना हुआ था, वहाँ के मसला था, तो उस वक्त PTI नाराज़ हो गई थी। जब कोयटा का मसला था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई थी, मुस्लिम लीग नून भी उनसे नाराज़ रही है। तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाराज़ हुए हैं, और जब वो आके बोले थे एक इज्तिमा में जमहूरियत के दिन पर, आइन के मतलब गोल्डन जो प्लेटिनम जुबली पे तकरीब में, जहाँ आसिफ अली ज़रदारी भी थे, बाकी भी थे, तो वहाँ भी उन पर बड़ी तनकीद हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा था मैं आ तो गया हूँ, मेरा ख्याल था और भी लोग आएंगे, लेकिन यहाँ मैं तनहा था। तो मैं एक बात बता दूँ कि आपने मुझे बुलाया, बड़ी मेहरबानी, लेकिन फैसले की बारी जब आएगी तो मैं मेरिट पे दूंगा। अब मामला यही हुए हैं। देखिए, सिपह सलार की जब बारी आई थी, तब भी जो मुखालफिन थे यानी PTI की जानिब से उनकी बेगमात बच्चों की तलाशी ली गई थी, नादरा से उनके रिकॉर्ड निकलवाए गए थे। जब फायज़ ईसा की बात आई, रेफरेंस की बात हुई, तो कहा गया था नहीं मैं पागल हाँ, मैं रेफरेंस पे जाऊँगा खिलाफ। फिर रेफरेंस भी किया, फिर उनकी बेगम को भी अदालत में तलब किया गया, सब कुछ हुआ, सारे बात, और वो मामलात नहीं चल सके। तो इसी तरह अब भी यही लग रहा है कि अब भी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे नहीं चलेंगे। अब फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता मामलात सामने आ रहे हैं और ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। माशी, सियासी, आइनी सारे मामला जो हैं, थोड़ी तकलीफ के दिन अभी और हैं बाकी, लेकिन ये सारे मामला सीध होते चले जाएंगे। जो दुबई में जो कट हो रहा है, बड़ा कट जो है, बड़ी कमेटी जी पई है उत्थे की है, उसमें यही हो रहा है कि सदर कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा। मैंने पहले एक दफ़ा खबर आपको दी थी कि हो सकता है कि पहले सदर बन जाए आसिफ ज़रदारी, क्योंकि सदर ममलकत फारिग हो रहे हैं। लेकिन अभी लगता है कि फ़ैसला चेंज हो गया। अब ये होगा कि शायद अगले इलेक्शन की तैयारी पे ये होगा कि चाहे अक्सरियत नून लीग की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की,
ان کی جو فرینڈلی ہے معاملات ہے نا، سیاسی دوستی جو ہے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی، اس میں یہ ہے کہ آصف زرداری کو نامزد کیا جائے گا وزیر اعظم، یعنی اب وہ ہوں گے نہ مریم بھی گیم سے آؤٹ اور بلاول بھی آؤٹ، کہ وہ ایک ہے نا مصرع کہ لے لینا جواں ہو کر، یعنی وہ دل کی بات تھی نا، محبت کی بات، تو انہوں نے کہا لے لینا جواں ہو کر، تو ابھی ان کی باری نہیں آئی کہ بھاجی پہلے تربیت حاصل کر لو۔ بلاول صاحب تو بہت آگے تک نکل گئے ہیں، وزیر خارجہ کی حیثیت سے بڑی انٹرنیشنل ملاقاتیں بھی کی، بہت سے فیصلے بھی کیے، اور ان کی تقریر اور تحریر، ان کی زبان، ان کی نشست و برگاست میں بہت فرق آ گیا۔ اب وہ پہلے والے بلاول نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ وزیر اعظم نہیں۔ اب وزیر اعظم اگر بنیں گے تو پھر وہ بنیں گے آصف علی زرداری، اور یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری نے کہا تھا میں مسلم لیگ کو دغا نہیں دوں گا، میں ان کے سے مخالفت نہیں کروں گا، اور پھر چند دن پہلے شہباز شریف کی بھی بلاول بھٹو نے بڑی تعریفیں کی، ایک دم سے تبدیلی کیوں آئی؟ حالانکہ آصف زرداری کہتے ہیں پنجاب میں حصہ میں خود حاصل کر لوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب معاملات جو ہے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہی ہوگی کہ صدر ایک پارٹی کا ہوگا اور وزیر اعظم دوسری پارٹی کا ہوگا، یعنی ہوگی اتحادی حکومت، چاہے اکثریت جس کی بھی ہو، جتنی بھی ہو۔ یہ دبئی سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہوا آ رہی ہے کہ آئندہ سیاست بھی یہ مل کے کریں گے۔ پھر پاجی سوال ہے ہوئے گا کہ یہ پی ٹی آئی تو ہوگی دیوار نے لگ گئی ہے، عمران خان لگتا آؤٹ ہو جانا ہے، سیاست جو بھی پارٹی بھی وہی ختم ہو ہی گئی ہے، تو پھر جناب اپوزیشن سے کون بیٹھے گا؟ تو پھر اپوزیشن وقت کہتے ہیں نا، وقت خود کرتا ہے برسوں پرورش، تو وہ خود پرورش کرا کے کسی کو سامنے لا کے کھڑے کر دے گا۔ جیسے کوئی سوچ سکتا تھا کہ راجہ ریاض جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ شاہد خاقان عباسی وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے یا راجہ پرویز اشرف بنیں گے؟ تو سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، اب بھی کوئی چیز آخری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ان ہو رہے ہیں۔ تو جو آؤٹ ہو رہے ہیں، آؤٹ ہونے والوں میں مفتی اسماعیل تو سمجھ گئے تھے کہ مسلم لیگ کی ہوا کیا ہے، کہ ان کو نکال دیا جائے گا، لہٰذا تمام عہدے چھوڑ دیے۔ تاہم اب باری ہے شاہد خاقان عباسی کی، ان کو بھی یعنی وہ بھی آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی تنقید بھی کی حکومت پہ اور بڑے اپنا ایک موقف اختیار کیا، حالانکہ وہ اسی مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور نواز شریف کے بعد رہ چکے ہیں۔ ابھی ان کی لندن طلبی بھی ہوئی تھی، اس میں بھی جو معاملات ہوئے لگتا ہے وہ بھی آؤٹ ہیں، لیکن کچھ لوگ ان ہو رہے ہیں، اور ان ہونے والوں میں یہی چیزیں ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بظاہر جتنی مرضی لڑائی کریں، الیکشن کی انتخابی مہم میں ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، لیکن جب حکومت بنانے کی باری آئے گی تو باجی بکریاں نہیں پیڑا ہو دیے رہیں، اور سیاست مل کے کھیلیں گے، اس لیے کہ واریاں نے میثاق جمہوریت ہے، اور میثاق جمہوریت میں یہی ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس میں ہی آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ لیکن میری دعا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، جو بھی ہو اچھا ہو، ایک مستحکم حکومت ہونی چاہیے آئندہ بھی آنے والی، تاکہ وہ 5 سال پورے کرے اور اس قسم کے حالات نہ ہوں جیسے ماضی کی حکومت میں ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت جس طرح ہے کہ تنقید کا بھی نشانہ بنی اور وہ مہنگائی بھی ختم نہیں کر سکی، عام لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، ابھی بھی جو بجٹ دیا ہے اپنی طرف سے بہت اچھا بجٹ دیا، لیکن عوام خوش نہیں ہیں۔ تو معاملات جو ہیں ابھی سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں، سدھرے نہیں ہیں۔ تاہم ان تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اجتماعی قومی مفادات میں فیصلے کریں، تاکہ جو قومی ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی کہیں ساتھ کھڑی ہو، تو اسے بھی فخر ہو کہ ہم نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے ملک و ملت کی خدمت کی، نہ صرف بات کی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کی، بلکہ انہیں جمہوریت اور جمہوری اقدار کو آگے بڑھانے کی بات کی۔ ورنہ پھر پتہ ہے اسی طرح کبھی بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے جمہوریت کے، اور معاملات کھینچتانی پہ آتی ہے، اور کھینچتانی کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے، اور ریاست کے ساتھ عوام جو ہے اس میں پس جاتے ہیں، ان کو بھی سہولتیں ریلیف نہیں ملتی۔ ابھی ہم نے معاشی ترقی کے راستے ڈھونڈے ہیں، ابھی ان پر گامزن ہونا ہے اور ان کی ترقی حاصل کرنی ہے۔ جس طرح چینی جو ہے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، رشیا آ گیا، نیا بلاک بن رہا ہے، سعودی عرب، ایران، اور کہا گیا کہ احسن اقبال جو ہیرو ہے سی پیک کے، تو سی پیک جو ماضی میں بند کر دیا گیا تھا وہ کھل رہا ہے، اور سپہ سالار نے اس کی ضمانت دی ہے، تو پھر معاملات تو بہتری کی طرف جائیں گے۔ اللہ بہتر کرے گا،
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی رواداری اور برداشت کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.